हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 9, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्यों हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री है तो वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो पुराने समय में क्या होता था, जो एस्ट्रोनॉमर होते थे वो अर्थ से लेकर अर्थ से लेकर जो भी प्लेनेट है, आपको मालूम है अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट की बात करें हम तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो कितना डिस्टेंस है बेसिकली, तो उस चीज को नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। नॉट ओनली दिस, सन से अगर डिस्टेंस नापना है अर्थ का तो भी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही वो पॉसिबल है। ठीक है, या कई जगह पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है ज्योग्राफी के अंदर एंड इन नेविगेशन। ठीक है, और कभी कभी जो मैप बनाते हैं, ठीक है, जैसे देखा होगा किसी के घर का मैप बन रहा है, तो मैप बनाते हुए नॉट ओनली घर का, किसी बिल्डिंग का मैप बन रहा है तो मैप बनाते वक्त भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर क्या है वो बताता हूं मैं। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो आपकी बुक में दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, 9.2 जो आपकी बुक में है उसके थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं, आपको क्लैरिटी भी रहेगी कि हम लोग कहां से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, यहां पर एक कुतुब मीनार बनाई हुई है, दिख रहा होगा आपको। इतनी बड़ी बना देते हैं हम। उसके बाद यहां पर एक पॉइंट है ए, और आप देखोगे तो यहां पर एक पॉइंट है ई, और यहां पर है एक पॉइंट बी, और एक यहां पर पॉइंट है डी, और यहां पर एक आदमी बनाया हुआ है इन्होंने। ये एक लाइन दी हुई है, ये एक लाइन है, और ये पॉइंट दिया हुआ है सी, और यहां से एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। कुतुब मीनार के ऊपर एक पॉइंट है और यहां पर ये आदमी खड़ा हुआ है, तो यहां से ये इस पॉइंट से कुतुब मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, यहां से इस टॉप पॉइंट को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो ये एंगल बनेगा, एंगल कौन सा, यहां से लेकर इसके बेस तक का। देखो, अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो अपनी आंखों से देखेगा, तो यहां तक उसका बेस है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये और ये वाला एंगल उसके टॉप तक का, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला यहां से यहां तक का, इसका क्या यूज होगा अभी हम पता करते हैं। तो देखो, इसके अंदर एक कुतुब मीनार है, इसकी एक हाइट होगी। ठीक है, तो इसी से बना है इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब कुतुब मीनार की अगर आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस पता करना है कहां से, इसके बिल्कुल बेस से इस आदमी के बिल्कुल जहां तक ये आदमी खड़ा है, इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यहां तक का भी अगर हमें चेक करना है तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। नहीं पता, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको एंगल निकालना है तो भी आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 9.2 के अंदर तो भी 9.2 में जो फिगर दी हुई है, एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट, मतलब एक बच्चा है जो एक काइट उड़ा रहा है, काइट को उसने ऑब्जेक्ट बोल दिया है। ठीक है, और एक नीचे है हॉरिजेंटल लेवल, ये वाले इस लेवल को उन्होंने बोला है हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं
तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वो क्या है? देखो, आपको लिए इसको देखनी पड़ेगी 9.3 फिगर। 9.3 फिगर में एक यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ है एक बालकनी के अंदर, तो वो एक पॉइंट को देख रहा है नीचे। यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, सड़क के ऊपर एक पॉइंट है, फुटबॉल पड़ी हुई है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ये इसकी बालकनी है जहां से वो देख रहा है। ये इसका जो घर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चा यहां से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो जब ये ना यहां से नीचे की तरफ देखेगा तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखना, जब ऊपर बनता है एंगल तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल कौन सा है? मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? यहां से अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो जो ये वाला एंगल है ये वाला कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो अब आपको मालूम है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन क्रॉस करती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, तो इसलिए इस एंगल को अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं तो वही सेम एंगल ये वाला होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अगर आपको नहीं भी क्लियरिटी होती तब भी आपको फाइनली एंगल यही वाला लेना होता है, यहाँ वाला या यहाँ वाला। ठीक है, बस मालूम होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कह क्या रहा है। ये यहां से यहां तक ये इसका बेस होगा, ये एंगल बनेगा, और ये एंगल सेम होता है, तो यहां पर सेम एंगल हम यूज करेंगे। यहां पर लाइन ऑफ साइट ऐसे बन रहा है, मतलब वो बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर भी हम, जब आपको ये एंगल गिवन होगा तो आपसे इसकी हाइट पूछ सकते हैं कि ये जो बालकनी की हाइट है ये कितनी लंबी है, या वो जो ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर ये यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये सारा डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें और क्लियरिटी आएगी कि हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन का या एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो एग्जांपल 1 करते हैं सबसे पहले। एग्जांपल 1 में लिखा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे आप अपने फिगर बनाना शुरू कर दो। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये आपका एक ग्राउंड है, और यहां पर एक टावर है जो बिल्कुल वर्टिकली एक ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, हमने इसको टावर मान लिया। टावर का पॉइंट, ये टावर है और एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये है, फ्रॉम द पॉइंट मतलब इस ग्राउंड के एक पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ देखेगा, और आगे लिख भी दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां से इस टावर के टॉप का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये है आपका एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा वैसे वैसे हमने अपनी फिगर तैयार कर ली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें हाइट बतानी है, एक पॉइंट हम मिस कर गए इसमें। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये टावर था, इससे 15 मीटर दूर है ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 15 मीटर का है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट। अब हमें हाइट बतानी है। क्लियर है? तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर आपने सबसे पहले क्या काम करना है, एबीसी मार्क कर दीजिए और यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। ठीक है, अब आपको मालूम है ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि टावर बिल्कुल वर्टिकली सीधा का सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है ये। बाय डिफॉल्ट आप इसको परपेंडिकुलर ही मानो और इसको बेस मानो। तो देखो ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, परपेंडिकुलर और बेस। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। इसका मतलब ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला, और थर्ड वाला फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का, है ना। तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा, मतलब हम मानेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन 60 कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। ठीक है, और ऊपर हम यहां पे मान भी सकते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू, उसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, 1060 की वैल्यू या तो आप याद कर लो, याद ही कर लो, क्योंकि 1060, 1030 और 1045 बहुत यूज होने वाले हैं आपके इन क्वेश्चनों के अंदर। तो बड़ी सिंपल वैल्यू है, 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, ए बी क्या माना हुआ हमने, हाइट h और बेस कितना है 15। ठीक है, बस अब इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15√3। तो आपका हाइट आ गया 15√3। तो यही आपका आंसर है। बस बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इन क्वेश्चनों में ज्यादातर मान लो आपसे कोई आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी, तो आप आंसर दोगे 15√3, तो थोड़ा सा अजीब सा आंसर लगता है 15√3। तो क्या होता है इन क्वेश्चनों के अंदर जनरली ना आपको वैल्यू दे दी होती है उन्होंने, √3 की वैल्यू कितनी है। और अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं भी पता तो प्लीज आप उसको ना लर्न कर लो कि √3 की वैल्यू होती कितनी है एग्जैक्टली। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो भी आप इसकी वैल्यू याद रखिए 1.73, और इसके अंदर यहां पर वो पुट कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1.73। ठीक है, तब कितना आएगा आपका हाइट, 15 3 45, 15 7 105 और 4 109, 15 1 15 और 10 25। तो आपकी हाइट जो आ गई है 25.95 मीटर। ठीक है, आपका ये आंसर भी करेक्ट है और आपका ये आंसर भी करेक्ट है। कोई भी आप एक आंसर लगा सकते हो, लेकिन अगर √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है तो आपको कंफर्म पुट करके यही आंसर देना है, और अगर √3 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तब आप ये आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, और बेटर यही है कि आप यही आंसर दो, √3 की वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही √2 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 1.414। याद कर लेना, बहुत काम आने वाली है चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में गिवन है आपको एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक पोल बनाना है, इलेक्ट्रीशियन है, सॉरी, उसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट ठीक करना है। कौन सा फॉल्ट है, जो एक पोल है उसकी हाइट है 5 मीटर, तो पोल के यहां पर आपको मालूम है वायर लगी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को यहां पर पहुंचना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। देखो ये जो पोल है उसमें टोटल 5 मीटर का है, लेकिन उसको कहां तक पहुंचना है, उसको पहुंचना है केवल इतना तक, मतलब 1.5 मीटर
नीचे तक पहुंचना है उसको, ध्यान रखना। मैं आपको बता क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर। ये टोटल 5 मीटर है, उसको जब वो लैडर लगा रहा है, यहाँ पर सीढ़ियां लगा रहा है, तो वो यहाँ पे खड़ा होगा, और क्योंकि वो बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके हाथ यहाँ तक जाएंगे, तो वो यहाँ पर वायर का फोल्ड को ठीक कर देगा। ठीक है, इसीलिए उसको यहाँ टॉप तक नहीं जाना, उसको जाना यहीं तक है, फिर वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब उस बंदे की हाइट आप 1.5 मीटर मान सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है, सॉरी 1.5 नहीं, 1.3 मीटर बिलो। आगे लिखा है, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal, मतलब जब यहां से 60 डिग्री का अगर एक एंगल बन रहा है, would enable her to reach the required position। तो हमसे पूछा है ये जो लैडर है इसकी लेंथ पूछी है हमसे, लेंथ पूछी है इसकी, इस लेडर की लेंथ कितनी लंबी वो सीढ़ी लेकर आए। ठीक है, ताकि वो इस फॉल्ट को ठीक कर सके। और क्या चीज है इसमें, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये लैडर के फुट कितनी दूरी पर रखे ताकि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए। अगर वो यहां पर रख देगा तो ऑब्वियसली ऐसे लैडर लगेगी, वो छोटी पड़ेगी, इसीलिए उसने कुछ ही हिसाब से ही रखा है यहाँ पर ताकि वो टॉप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आपसे दो चीजें पूछी हैं कि इसका फुट का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस पूछ लिया, और ये लेंथ पूछ ली उसकी। ठीक है, और आपको √3 की वैल्यू भी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो अब सबसे पहले इसमें आप मार्क कर लीजिए ABCD। इस पॉइंट को हम दे देते हैं A, इसको हम दे देते हैं B, C और D। जैसे बुक में हम वैसे ही कर रहे हैं, इसको डिस्टेंस 1 मानो, इसको भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब हम ये एंगल यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें हाइट भी यहां से लेकर यहां तक यूज करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर अभी हमारे सामने ये है, और आपसे अगर पोल की हाइट पूछी होती तो ऑब्वियसली पोल की हाइट पूछेगा ही नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल दी हुई है टोटल 5। तो इस 5 में से 1.3 माइनस करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, अगर हमें ये BD की जरूरत अगर हमें पड़ेगी तो, और पड़ेगी भी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो 3.7, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आ गया 3.7 मीटर। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइट। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन और सॉरी हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है ना, ये गिवन है, ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ पर आ रहा है, साइन थीटा के फॉर्मूले में, तो आप यूज कीजिए साइन 60 डिग्री। उससे पहले आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDC। साइन 60 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BD और हाइपोटेन्यूज है BC। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। BD है 3.7 और BC आपको निकालना है। बस इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करके आपको आंसर निकालना है। आंसर आ जाएगा आपका 4.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाली लेंथ पता चल गई 4.28 मीटर। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, एक चीज तो हमने निकाल दी, अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, ये वाली। इसके अंदर भी आप देखो, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस यहां पर आ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कौन सा, 1060। परपेंडिकुलर है BD और बेस है CD। 1060 की वैल्यू √3, BD है 3.7, CD आपको निकालना है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी डी ऊपर चला जाएगा, 3.7 अपॉन √3, है ना। तो अब इसको सोल्व करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूं। सबसे पहले कर लीजिए इसको रैशनलाइजेशन, 3.7 इंटू √3 की वैल्यू आपको गिवन होगी 1.73, और नीचे आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इजी है, इसको इसे मल्टीप्लाई करो और 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में आपको गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल है। देखो अगर बताया हुआ है ना कितना बड़ा है बंदा, तो इसका मतलब उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। 1.5 मीटर है इसकी हाइट, और वो क्या कर रहे हैं, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये एक चिमनी बनी हुई है यहां पर ऐसे करके, ठीक है। कितनी दूर है वो इस चिमनी से, इस चिमनी से वो दूरी पर है 28.5 मीटर। और वो क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। इसकी आंखों से ये चिमनी का जो टॉप वाला एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आंखों से, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की, ध्यान रखना। ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब आपसे आप हाइट पूछ रही है, चिमनी की फुल हाइट पूछी है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ABCD मार्क कर दीजिए। ये A है, ये B है, और C D, और ये वाला पॉइंट है E, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं इन ट्रायंगल ADE या AED, ठीक है। तो देखो ये 28.5 है, तो ऑब्वियसली ये भी 28.5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि आंखों से या पैरों से एक ही बात है डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं AE, और AE निकालने के बाद हमें क्योंकि चिमनी की हाइट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, EB को ऐड कर देंगे, और EB कितना है, जो DC है 1.5। तो यहाँ पे हम 1.5 भी लिख सकते हैं यहाँ तक, बस सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूज कर लीजिए, क्या क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में। तो हम यहाँ यूज करेंगे tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है AE और बेस है DE। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AE कितना है, AE हमें निकालना है, और DC कितना है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE आएगा 28.5 मीटर, ठीक है। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस आ गया, लेकिन हम यहाँ पे आगे मेंशन करेंगे हाइट ऑफ चिमनी AE प्लस EB है टोटल हाइट। तो AE कितना था 28.5 और EB कितना था 1.5, तो टोटल आ गया आपका 30 मीटर, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बताया था अगर किसी आदमी की हाइट दी हुई है, इट मींस उसका कुछ यूज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। तो ये थे आपका थर्ड एग्जाम्पल, बाकी के 4 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाकी एग्जाम्पल करेंगे और हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो भी गिवन है, ठीक है। थैंक यू।